Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Kilani, and in today's video we are going to talk about figure of speech. Figure of speech are actually those words that are employed by different poets in their poetic writings to bring something innovative or to bring something that is other than the normal routine, to bring innovation, to bring something different into their writing so that the readers may take or develop interest in their writings. So figure of speech, in this video we are going to discuss. Basically, a figure of speech is a word or phrase which is used to describe something in a non-literal sense. Figure of speech जो है वो पोइट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में, और वो नॉन लिटरल सेंस में यूज़ होता है। और ये जो हैं इनको हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, इनको हम पोइटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, और रिटन टेक्स्ट में होते हैं ताकि एक्सप्लेन कर सकें कुछ मोर आर्टिस्टिक सेंस में, और दे कैन बी यूज इन इंग्लिश स्पीकिंग। अब वजह क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच इन रिटन टेक्स्ट। तो द रीज़न इज़ दैट इफ़ अ राइटिंग इज़ इन अ वेरी नॉर्मल सेटिंग और इन अ नॉर्मल वे, तो जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे पोइट्री में। अगर पोइट्री भी प्रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल राइटिंग होगी तो कोई भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इन ऑर्डर टू डेवलप इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर्स, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द रीडर्स टूवर्ड्स स्पेसिफिक राइटिंग्स, तो जो पोइट्स होते हैं या जो राइटर्स होते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी डीफेमिलराइज हो जाए। डीफेमिलराइज कहते हैं थोड़ा सा फेमिलियर से हट के थोड़ा सा कुछ करना, ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएं। अगर बिल्कुल नॉर्मल वे में होगा तो फिर कोई इतना ज़्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं लेता। तो ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें जो बहुत कॉमनली और बहुत मोस्ट रिपीटेड यूज़ होते हैं तो हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, we have simile. Simile is a very commonly used figure of speech and it's very much easy. Simile actually एक figure of speech है जो कि हम यूज़ करते हैं दो different objects को कंपेयर करने के लिए, और जो पोइट्स यूज़ करते हैं या जैसे यूज़ किया जाता है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए, और इसमें हम दो वर्ड्स का सहारा लेते हैं, एक है लाइक और एक है एज। फॉर एग्जांपल, जमील इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन, या जेम्स इज़ स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, शी इज़ रेड लाइक रोज़, आई एम एज बिजी एज अ बी। तो ये जो इसमें एज और लाइक के जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं और दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का कंपैरिजन हुआ है, तो ये सिमिली है। याद रखिएगा कि इसमें दो सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन जो हो तो वो सिमिली नहीं कहलाता, दैट इज़ जस्ट एन कंपैरिजन। बट व्हाट इज़ सिमिली? सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ये कंपैरिजन होता है और इसमें लाइक या एज का वर्ड जो है वो यूज़ होता है, तभी जाके इसको जो है सिमिली कहा जाता है, और ये ज़्यादातर आपको पोइट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज मिलेगा। Next we have that goes side by side with simile is metaphor. Metaphor भी comparison है। इसमें लोग confuse हो जाते हैं कि जब metaphor भी comparison है, simile भी comparison है, तो फ़र्क क्या है। metaphor जो है ये भी एक figure of speech है, ये भी दो different चीज़ों को compare करता है, लेकिन ये क्या करता है, इसको हम कह सकते हैं ये direct comparison है। direct comparison का मतलब ये है कि इसमें एज और लाइक का वर्ड जो है या उनके वर्ड्स का सहारा नहीं लिया जाता। ये बिल्कुल डायरेक्टली आप एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर तो करते हो, लेकिन आप इस तरह कंपेयर करते हो कि आप कहते हो ये जो बंदा है या ये जो चीज़ है ये बिल्कुल यही है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये शेर की तरह बहादुर है, तो ये सिमिली है कि हम उसको शेर से तशबीह दे रहे हैं, शेर की तरह बहादुर है। और अगर हम ये कह दें कि ये शेर बच्चा है, शेर की तरह बहादुर नहीं है बल्कि यही शेर बच्चा है, तो ये मेटाफर हो जाएगा। सिमिली जो है वो इनडायरेक्टली कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है जब हम उसको कहते हैं ये इसकी तरह है। और मेटाफर में हम कहते हैं कि ये ही यही चीज़ है, यही कंप्यूटर है। एक बंदा बहुत तेज़ है माइंड से, हम कहते हैं यही कंप्यूटर है। एक बंदा न्यूमेरिक्स में बहुत तेज़ है, हम कहते हैं यही कैलकुलेटर है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं फरहान इज़ अ कैलकुलेटर, क्योंकि वो बहुत तेज़ है मैथमेटिक्स में। तो वो ख़ुद तो अब कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा डायरेक्टली कंपेरिजन यहाँ पे होता है कि उसको हम ये नहीं कहते ये उसकी तरह है, बल्कि हम कहते हैं ये वही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यू आर एन ओपन बुक। अब एक बंदा जो है वो बुक तो नहीं हो सकता, लेकिन यू आर एन ओपन बुक। द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। एक एग्जाम को पीस ऑफ केक कहा गया है, पीस ऑफ केक से तशबीह नहीं दी गई, पीस ऑफ केक कहा गया है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। यू कैन कॉल इट लाइक सिमिली इज अ वीक कंपैरिजन or indirect comparison, or metaphor is a strong comparison or a direct comparison where we do not take help from the words like as or like। समझ आ गई आपको? तो these two things are very much common and they are most often repeated in
different poems and poetry and written text. Moving on to the third one. Yes, this imagery जो है ये हमारे कुछ लोग इसको सिर्फ इमेज के साथ ही रिलेट करते हैं, जबकि ये इमेजरी का मतलब है when a word or phrase appeals to any of our five senses. हमारे 5 सेंसेस है ना, सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, ये 5 सेंसेस हैं। तो जब हम कोई लाइन पढ़ते हैं या वर्ड्स पढ़ते हैं या वर्ड पढ़ते हैं और वो हमारे इन 5 सेंसेस में से किसी एक को भी अपील करता है तो उसको हम कहते हैं इमेजरी। वो इमेजरी कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि इमेजरी सिर्फ इमेज के साथ ही रिलेट करता हूँ, हमारे सेंसेस में से किसी भी एक सेंस को अपील करे तो वो जो है इमेजरी होगा। वो जो टेक्निक है या वो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इमेजरी कहलाएगी। अब ये इमेजरी की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्मेल रिमाइंडेड हिम ऑफ रॉटिंग टोमेटोज। अब ये जब हम पढ़ते हैं तो ये स्मेल जो है, ये जो वर्ड है स्मेल का, ये हमें जो है हमारे सेंस ऑफ जो स्मेल है उसको ये अपील करता है। फिर रॉटिंग टोमेटोज ये हमारे सेंस ऑफ साइट को अपील करता है। द फेंस वाज अनइवन लाइक बेबीज टीथ। अब बेबीज टीथ जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो एकदम बच्चे के जो दांत है वो दिमाग में आते हैं, तो ये सेंस ऑफ साइट को अपील करते हैं। तो इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो एकदम से आपकी अगर माइंड में कोई पिक्चर बना दें या आपको सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील करें या सेंस ऑफ टच को अपील करें या सेंस ऑफ साइट को अपील करें या सेंस ऑफ टेस्ट को अपील करें, तो वो जो है उनको इमेजरी कहा जाता है। वो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इमेजरी कहलाती है। फिर हमारे पास है हाइपरबली। हाइपरबली जो है इसको कहते हैं जब आप हम कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बताई जाए, जब कोई चीज़ नॉर्मल पैटर्न से हट के बढ़ा चढ़ा के बताई जाए पोइट्री में या रिटन टेक्स्ट में, तो हम कहते हैं ये हाइपरबली यूज़ किया है पोइट ने या ऑथर ने। ठीक, हाइपरबली इज़ अ मेजर एक्सेजरेशन और ओवर स्टेटमेंट, एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। ऑथर्स यूज़ दिस फिगर ऑफ स्पीच टू एम्फेसाइज अ पॉइंट और ऐड ह्यूमर। इसको यहाँ पर या तो किसी बात पर जोर देने के लिए यूज़ करते हैं या फिर कोई ह्यूमर का टच देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई नियरली डाइड लाफिंग। आई नियरली डाइड लाफिंग, मैं हंसते हंसते तकरीबन मर गया था। तो ये एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर, जैसे हम कहते हैं ये बात मैंने आपको 10 दफ़ा समझाई है, 100 बार समझाई है, 1000 बार समझाई है, लेकिन वो एक्चुअली में तो काउंट नहीं की होती कि 1000 बार है या 100 बार है या 10 बार है, लेकिन वो एक चीज़ को एक्सेजरेट करने के लिए, एक पॉइंट पे फोर्स करने के लिए हम कहते हैं कि हमने इतनी 1000 बार आपको समझाया लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, तो ये चीज़ हाइपरबली है। जैसे कि डैफोडिल्स में वर्ड्सवर्थ कहता है कि 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस, कि मैंने एक झलक में 10,000 डैफोडिल के फूल देखे हैं। तो वो 10,000 उसने काउंट तो नहीं किए होंगे ऊपर से, लेकिन ये है कि वो बात को एम्फेसाइज करने के लिए उसने यहाँ पर कहा था। तो इस ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच है या ऐसी टेक्निक को हाइपरबली कहा जाता है। फिर हमारे पास है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एलिट्रेशन ये है कि द यूज़ ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर नियर ईच अदर, और रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द नियर बाय वर्ड्स। दो साथ साथ वर्ड्स हैं और उनका जो स्टार्टिंग साउंड है, जो बिगिनिंग की साउंड है, वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि सारा 7 सिबलिंग्स लाइक टू सिंग। अब सारा 7 सिबलिंग, अब ये तीनों जो है ना ये स की साउंड है, स। तो इस तरह जैसे ब्लैकबेरी हो गया, टिक टॉक हो गया, किट कैट हो गया, इस तरह के सी शेल हो गए। ये जो सी शेल शोर, शेल शोर, ये जो श साउंड है ये हो गई। ठीक है, जैसे कि ब्लू बर्ड हो गया। इस तरह के जो साउंड्स होते हैं, जो बिल्कुल जो स्टार्ट के जो लेटर्स होते हैं उनकी जो साउंड है वो सेम होनी चाहिए, तो वो हमारे पास एलिट्रेशन होता है। इसके अलावा दरमियान में या लास्ट की जो वर्ड्स है वो नहीं होता। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सोनिफिकेशन। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि जितनी भी इंसानी क्वालिटीज़ हैं, इंसान के करने वाले जो काम हैं, अगर वो हम किसी एनिमल को, प्लांट को या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को अगर वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आसान कि व्हेन वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। मिसाल के तौर पे द क्लमजी टर्टल एंजॉयज़ द सन। अब टर्टल तो एंजॉय नहीं कर सकता ना, उसको तो पता ही नहीं है कि एंजॉयमेंट किसे कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं कि वो एंजॉय कर रहा है सन को। लेकिन इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है कि इंसान तफरी कर सकता है, एंजॉय कर सकता है चीज़ों को। जैसे डेथ रॉब्ड हर ऑफ द चांस एट हैप्पीनेस। डेथ रॉब्ड हर, मौत ने
जो है ना डेथ, मौत ने क्या किया, रॉब्ड हर ऑफ द चांस, उससे खुशी का चांस जो है, खुशी का लम्हा छीन लिया। अब मौत तो नहीं छीन सकती, ये तो इंसानों की माल है, इंसान का करने के काम है, या इंसान करता है। यू कैन हेयर द ट्रीज विस्पर इन द डार्क, अब ट्रीज जो है वो विस्पर तो नहीं करते, सरगोशी नहीं करते, ये भी इंसानों के काम है। द स्टार्स डांस्ड इन द मिडनाइट स्काई, स्टार्स जो है वो डांस नहीं कर सकते। तो इस तरह जो भी नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को इंसानों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाए, ह्यूमन क्वालिटीज़, जैसे हम कहते हैं द ट्री इज़ थिंकिंग, द हॉर्स इज़ थिंकिंग, जैसे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, उसमें एक लाइन है कि माई हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नेयर। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरा जो घोड़ा है वो इस बात पर ज़रूर सोच रहा होगा कि हम यहाँ पर क्यों रुके हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारा कोई फार्म हाउस भी नहीं है। तो घोड़ा तो सोच नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे घोड़े को क्या किया है, कहा गया कि वो सोच रहा होगा। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। और जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी जाती है वो वहाँ पे पर्सोनिफाइड हो जाता है। जैसे अब ह्यूमन है, सॉरी हॉर्स है, हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, तो यहाँ पे जो हॉर्स है ये पर्सोनिफाइड हो गया है। फिर है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया ऐसे वर्ड होते हैं कि जो अपनी आवाज़ को इमिटेट करते हैं, उनके कोई अलग से नाम नहीं होता। अब ऐसे वर्ड्स काफ़ी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको उनकी आवाज़ ही दे दी गई है, मतलब उनका नाम उनकी आवाज़ पे रखा गया है, बजाय इनके कि उनको अलग से नाम दिया जाता है। जैसे कि ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये बबल फुला रहा है, इसको ये पॉप बोलते हैं, पॉप। जैसे कि कोई कहीं पे ब्लास्ट वगैरह होता है, हम कहते हैं बैंग। कहीं पे पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं तो स्प्लैश। तो बंदूकों चलने की आवाज़ आती है तो बूम। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, बैंग, बूम, स्प्लैश, ये जो पॉप हो गया, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैं, ओनोमेटोपिक। और ये जो फिगर ऑफ स्पीच इसको ओनोमेटोपिया कहा जाता है, ये भी अक्सर आपको पोइट्री में, रिटन टेक्स्ट में मिलती है। इसके बाद है इंजैममेंट। इंजैममेंट ऐसा है कि जब एक लाइन पोइट्री में, एक लाइन जो है उसमें जो बात की जा रही हो, उसमें जो आइडिया बताया जा रहा हो, और वो बग़ैर किसी पॉज के नेक्स्ट लाइन में चला जाए। द रनिंग ओवर ऑफ अ लाइन और थॉट इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक और पॉज, ना वहाँ पे पॉज लिया जाए, मतलब पॉज अब हम कैसे लेते हैं, पंक्चुएशन मार्क से लेंगे, कॉमा से पॉज लेंगे, या हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो वहाँ पे ना फुल स्टॉप आए ना कॉमा आए, और वो जो एक ही रनिंग ओवर की जो रनिंग ओवर है, एक लाइन जो है वो रन ओवर हो रही है दूसरी लाइन पे, दूसरी लाइन पर वो जा रही है बगैर पॉज के, तो वो वहाँ पे जैसे आई एम फीलिंग रादर स्लीपी बट आई रियली डोंट नो वाई। अब बट के बाद ये आई रियली डोंट नो वाई भी उसके ऊपर साथ ही आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि स्टेंजा की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको वहाँ पे नीचे लाइन में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये एंजॉयमेंट है। जैसे कि इज़ द वे द डे हैज़ स्पन आउट ऑफ कंट्रोल, तो आउट ऑफ कंट्रोल ये स्पन के साथ आ जाता तो एक ही लाइन हो जाती, लेकिन उसको टू गिव इट द शेप ऑफ अ स्टेंजा नीचे लिखा गया है, और कोई स्पन के बाद कोई कॉमा वगैरह नहीं नज़र आ रहा, कोई पॉज नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन एक ही लाइन जो है वो रन ओवर हो रही है, आगे जा रही है, एक ही आइडिया ब्रेक हुए बगैर दूसरे लाइन में जा रहा है। तो ये जो टेक्निक है इसको एंजॉयमेंट कहते हैं। So these are some of the most important literary devices or figures of speech that we have covered in this video, and I hope you have got it. If there is any question you can ask me. Thank you.